प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, इस ई व्याख्यान श्रृंखला में मैं आज आपके सामने ढूंढाड़ चित्र शैली के विशेषताओं के बारे में बात करना चाहूँगा। इससे पहले के ई व्याख्यान में मैंने ढूंढाड़ चित्र शैली के कलात्मक गतिविधियों के बारे में आपसे बताया कि ढूंढाड़ जो चित्र शैली है उसका नामकरण कैसे हुआ और ये कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में अवस्थित है, किन किन क्षेत्रों में किन किन इस क्षेत्र के इस कला शैली के कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं और इसको उन्नत करने के लिए या इसको विकसित करने के लिए किन किन राजाओं का सहयोग रहा, ये आपको मैंने पिछले ई व्याख्यान में बताया। और किस प्रकार से राजाओं के कौन से राजाओं के संरक्षण में इस शैली में कार्य हुआ, इसके बारे में बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे चित्रकला के लिए बहुत अच्छी रही है वो 1857 ईस्वी में महाराजा सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की, जो कि आज भी कला के क्षेत्र में कई नए कलाकारों को, कला प्रेमियों को, कला रसिकों को अध्ययन करवाता है। और इसकी राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में भी अपनी एक अच्छी छाप है। यहाँ के कलाकार कई देश विदेश के स्थानों पर अपना कलाकारी कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ढूंढाड़ शैली के इस परिचयात्मक अध्ययन के पश्चात मैं आज आपको ढूंढाड़ शैली के चित्रों की जो मोटी मोटी विशेषताएं हैं उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किन प्रमुख विशेषताओं के कारण राजस्थानी चित्रशैली में ढूंढाड़ चित्रशैली के चित्र हम आसानी से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और राजस्थानी चित्रशैली में ढूंढाड़ चित्रशैली का क्या महत्वता रही। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जयपुर या ढूंढाड़ चित्रशैली के बारे में बात करेंगे कि ढूंढाड़ चित्रशैली की प्रमुख निजी क्या विशेषताएं हैं। तो इस संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए पहली विशेषता जो है वो है यहाँ की व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्रों का इस शैली में अपना प्रमुख स्थान है और यहाँ के राजा महाराजाओं के आदम कद यानी कि मानव के आकार के जितने बड़े चित्र बनाए गए हैं और राजाओं के, शासकों के तो चित्र बनाए ही गए हैं, साथ में ही राजकुमारियों के, महारानियों के भी चित्र इस शैली में बनाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्गों के लोगों के भी चित्र इस शैली में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख विषयों में दरबारी जीवन, कृष्ण लीलाएं, पौराणिक आख्यान, बारहमासा, राग रागिनी, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, नवरस, रामायण, महाभारत और लोक जीवन पर आधारित विषयों के अलावा 30 त्योहारों और पशुओं की लड़ाई के चित्रों को भी जयपुर शैली के चित्रों में, ढूंढाड़ शैली के चित्रों में प्रमुख स्थान दिया गया। अब अगला आता है, हम रंग की बात करेंगे। रंग कि इस शैली में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। तो इस शैली के चित्रों में सफ़ेद, काला, रामरज, गेरू,
हरा भाटा, लाजवर्द आदि रंगों का इस शैली में प्रयोग देखने को मिलता है। और वनस्पति रंगों में देशी नील, लाल पलाश या पीपल की छाल, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में किरमची या आलता कहते हैं, का प्रयोग भी किया गया है। भव्यता और आकर्षण के लिए और सजावटी के लिए यहाँ पे चांदी और सोने से मिश्रित रंगों या चांदी और सोने के रंगों को भी प्रयोग में मिश्रित रूप से प्रयोग में लिया गया। अब आता है नया हमारा नारी आकृतियाँ, कि इस शैली में नारी आकृतियाँ किस प्रकार बनी, इसको हम अध्ययन करेंगे। नारी आकृतियों को मध्यम आकार की कदकाठी वाली बनाया गया, जिसमें नारी आकृतियों का अंडाकार चेहरा, ऊंचा ललाट, बड़ी बड़ी मादक आँखें, ऊंची भवें, सुडोल नाक, लालिमा युक्त कपोल, मेहंदी रचे हाथ, माथे पर बिंदी आदि तत्वों से नारी आकृतियों का चित्रण किया गया। अब आता है पुरुष आकृतियाँ, कि इस शैली में पुरुष आकृतियाँ किस प्रकार की बनाई गई। पुरुष आकृतियाँ भी इसमें मध्यम आकार की बनाई गई और हष्टपुष्ट बनाई गई। ऊंचा ललाट बनाया गया, गोल चेहरा यहाँ पर भी बनाया गया, गोल नाक, कनपट्टी के पास निकलती हुई दाढ़ी एवं लंबी मूंछों से पुरुषाकृतियों को अंकित किया गया। कागज में जयपुर शैली और ढूंढाड़ शैली में सवाई माधोपुरी कागज का प्रयोग किया गया। जयपुर की तोजियों से प्राप्त नामों में जो इनके बही खाते होते हैं, जो इनकी नामावलियाँ होती है, जो इनके रिकॉर्ड्स होते हैं, राजशाही रिकॉर्ड्स, उनसे प्राप्त नामों में अफसानी कागज, गुजराती कागज, दौलताबादी कागज आदि नामों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वस्त्राभूषण। जो चित्रों में मानवाकृतियाँ बनाई गई हैं, उनके वस्त्र और आभूषणों के बारे में क्या इनमें प्रमुख विशेषता रही है, इसको हम देखेंगे। नारियों को घाघरा, चोली या कुर्ता, दुपट्टा या पारदर्शी चुन्नी पहने दर्शाया गया है। आभूषणों में टीका, बाली, हसली, टेवटा, कंठा, बाजूबंद, चूड़ी, पायजब, पैरों में मुगलिया प्रभाव से प्रभावित जूतियां पहने भी दर्शाया गया है। पुरुषाकृतियों में जो रखा है, इनको घेरदार चुनटीदार जामा, कमर में पटका, पगड़ी जो मोतियों, कलगी आदि से सजी हुई थी, जो भी एक मुगल कला का प्रभाव माना जाता है। नोकदार जूतियों के साथ ढीली मोरी के पायजामे अंकित हैं। आभूषणों में कानों में लौंग, पुरुषाकृतियों में लौंग या बाली, गले में माला या कंठी, हाथों या बाहों में कड़ा तथा कहीं कहीं पैरों में भी कड़े पहने दर्शाया गया है। सन 1850 के पश्चात महाराजाओं के विभिन्न सामान्य चिन्हों में फौजी वस्त्रों के साथ भी चित्रित दिखाया गया है, जो मखमली या घुड़सवारी या शिकार की विशिष्ट पोशाकें पहने चित्रित है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है हाशिए। ये भी किसी विशिष्ट चित्रशैली के बहुत विशिष्ट उदाहरण होते हैं। हाशिए, इससे भी किसी भी चित्रशैली को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हाशिए किस प्रकार से बनाए गए हैं। यहाँ के चित्रशैली में हाशियों के चित्रण में हमें विविधता देखने को मिलती है और प्रमुखतया हाशियों को बनाने में चमकीले लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इस सुनहरे रंगों से चित्रकार का नाम व शीर्षक देखने को मिलता है। तो कुछ चित्रों में काले अथवा अन्य रंगों से चित्रित संबंधित दोहे या कोई उक्ति लिखी जाती है, वो हमें देखने को मिलती है।
चित्रों में हाशियों में फूल पत्तियों का अलंकरण या पशु पक्षियों का अंकन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारी हाशियों की संबंधित प्रमुख विशेषता जिन्हें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला आता है प्रकृति चित्रण, कि यहाँ के चित्रकारों ने प्रकृति को किस रूप में देखा और किस रूप में उन्होंने अपने मन के भावों से उसको सरोबार होकर चित्रण किया। प्रकृति चित्रण, यहाँ के कलाकारों ने प्रकृति चित्रों में प्रकृति अंकन को बखूबी चित्रित किया है। नीले बादलों में सफ़ेद रुईदार बादल तैरते हुए बनाए गए हैं, तो कहीं कहीं रात्रि दृश्यों में बिजली की चमक भी हमें दिखाई देती है। उद्यानों चित्रण में भी कलाकारों ने अपना कुशलतापूर्वक प्रतिभा का परिचय दिया है। और उद्यानों में प्रमुखतया आम, केला, पीपल आदि वृक्षों का अंकन हमें देखने को मिलता है। लता, पौधे, पुष्प आदि को भी इसके साथ में हमें चित्रण देखने को मिलता है। जयपुर चित्रशैली में जिस प्रकार फैशन में परिवर्तन होते गए, उसी प्रकार चित्रों में भी हमें बदलाव नजर आते गए। स्त्रियों के परिधान सवाई मानसिंह के पश्चात पूर्णतया कम हो गए और जयपुर चित्रशैली के चित्रों की मांग बढ़ने के कारण कुछ निम्न स्तर की चित्रकृतियाँ भी हमें देखने को मिली है। और कुछ समय पश्चात प्राचीन चित्रों की अनुकृतियाँ यानी कि उनकी कॉपी भी हमें यहाँ ढूंढाड़ शैली के या जयपुर चित्रशैली के चित्रों में देखने को मिलती है। लेकिन निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि जयपुर चित्रशैली अपनी अनूठी और चित्ताकर्षक विशेषताओं के कारण आज भारतीय कला की अमूल्य धरोहर है। तो प्रिय विद्यार्थी, ढूंढाड़ शैली के बारे में हमने अध्ययन किया कि ढूंढाड़ शैली किस प्रकार अपने कलात्मक वेग से उत्पन्न हुई और कलाकारों ने विभिन्न राजा महाराजाओं के आश्रय में इस कला को आगे बढ़ाया और अपनी प्रतिभाशाली कला का इन्होंने राजस्थानी कला में अपना कौशल दिखाया। उसके अंतर्गत हमने विभिन्न राजाओं के प्रशय में प्राप्त कलाकारों के नाम भी बताए। और अभी इस व्याख्यान में हमने चित्रकला के ढूंढाड़ी चित्रशैली के विभिन्न विशेषताओं के कारण, जिसके कारण हम इस शैली की चारित्रिक विशेषताओं को या इनके कला तत्वों को या इनके प्रयुक्त विषयों को, इनके प्रयुक्त रंगों को, इनके द्वारा चित्रित प्रकृति चित्रण को हमने पढ़ा और इस ई लेक्चर को देखा। साथ में इस ई लेक्चर के दौरान आपने इन चित्रों को देखा कि किस प्रकार से यह शैली अन्य चित्र शैलियों से किस प्रकार विभिन्नता रखती है। और इस शैली पे भी चूँकि ये भी मुग़लों से इनके अच्छे संबंध रहे थे, तो मुग़लों के कला तत्वों का भी इस शैली पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो हमें यहाँ के चित्रित मानवाकृतियों में और चित्रित विभिन्न प्रकार के विषयों में हमें मुग़ल के कला तत्वों का भी कुछ प्रयोग देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसी प्रकार ई व्याख्यान श्रृंखला को देखते रहें, समझते रहें। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई विषय समझ में नहीं आता है, कोई निश्चित शब्द समझ में नहीं आता है, तो आपको मैंने PDF नोट्स पे मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं। आप किसी भी प्रकार से मुझसे संपर्क करके इन PDF नोट्स के माध्यम से और इन लेक्चर के माध्यम से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप निश्चित तौर से मुझसे पूछें, तो निश्चित रूप से मैं आपकी इन जिज्ञासाओं को पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। इसी आशा के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।